हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। हम आज शुरू करते हैं यूपीएससी के आए हुए पिछले साल के क्वेश्चंस। यूपीएससी के जो क्वेश्चंस हैं इसमें सबसे पहले हम हिस्ट्री को शुरू करते हैं। हिस्ट्री के लगभग 15 से 20 क्वेश्चन हर साल आते हैं, 22 क्वेश्चन तक भी आ जाते हैं। तो इस सीरीज को हम सब्जेक्ट वाइज शुरू करेंगे। सबसे पहले हम हिस्ट्री की सीरीज शुरू करेंगे, उसके बाद हम पॉलिटी, ज्योग्राफी और सब्जेक्ट वाइज हम इनका पार्टीशन करेंगे और इनको करना शुरू कर देंगे। आज हम 2020 के हिस्ट्री के क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चंस करने का आपको फायदा ये होगा, एक तो आप रिवीजन अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस को जब हम विश्लेषित करेंगे, इनका हम एनालिसिस करेंगे, तो इनसे संबंधित दूसरी जानकारियां भी आपको प्राप्त होती रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये मैचिंग वाले हैं, इसको देख लें। औरंग राजकोष का प्रभारी, बनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, और मिरासदार राज्य का नामित राजस्व दाता। सबसे पहले मैं आपको एक सजेशन दूंगा, क्वेश्चन को करने में कोई भी उतावलापन ना दिखाए, उसको बहुत ध्यान से पढ़े और उसको समझते हुए पढ़े कि उसने पूछा क्या है और हमें इसका आंसर क्या निकालना है। कभी कभी ऐसा होता है, उतावलेपन में आता हुआ क्वेश्चन भी हमसे गलत हो जाता है। तो इसमें हमें क्या करना है कि हमें इन युग्मों पर विचार करना है और इनमें बताना है कौन से सुमेलित है और कौन से नहीं है। कभी कभी इसमें यहां पर लिखा जाता है नहीं है, ये जो नहीं है इस पर भी बहुत ध्यान देना है, और है उस पर भी बहुत ध्यान देना है। अभी जैसे ये को है औरंग। औरंग क्या था? औरंग किसको कहते थे? राजकोष का प्रभारी नहीं। औरंग होती थी एक जगह, एक क्षेत्र होता था जहां पर सामान को इकट्ठा किया जाता था, जहां पर सामान को इकट्ठा यानी कि एकत्रित किया जाता था, एकत्रित करते थे, ये औरंग था। तो फर्स्ट आपका यहां पर ये गलत हो गया, राजकोष का प्रभारी नहीं होता था। अब यानी कि आपका ए भी गलत हुआ और आपका डी भी गलत हो गया, क्योंकि एक जिसमें है वो तो एलिमिनेट आप कर ही दो। अब बचे दो। इसमें इन्होंने कहा बनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट था। बनियान किसको कहते थे? बनियान होता था जो भारतीय व्यापारी होते थे और यूरोपियन व्यापारी या ब्रिटिश व्यापारी होते थे, उनके बीच में एक मध्यस्थता का काम करता था, उसी को बनियान कहते थे। और ये गुजरात के बहुत सारे व्यापारी थे, और जैसे ये बोरा है, जैसे श्रॉफ है, ये गुजरात में जो व्यापारी है आज भी हैं, लेकिन ये बीच में एजेंट का काम करते थे। किसके बीच में? भारतीय व्यापारियों के और ब्रिटिश व्यापारियों के बीच में। तो ये इसका आंसर हो गया सही, ये मैचिंग सही है कि ये इसका एजेंट होता था। अब इसी से आपको आंसर मिल गया। 2 और 3 ठीक है, क्योंकि केवल 3 तो गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 ठीक है, लेकिन फिर भी आपको तो आंसर मिल गया। लेकिन हम इसको भी देखेंगे। मिरासीदार, मिरासीदार राज्य का नामित राजस्व दाता होता था, ये ठीक है। मिरासीदार राज्य का नामित राजस्व दाता होता था। कि मिरासीदार क्या होते थे? ये जो रियायतवाड़ी पत्ती चली थी, उसमें इसी को सारी जमीन का गांव में मालिक बनाया दिया जाता था, ये जमीन का मालिक होता। और जितने भी किसान समूह होते थे, ये उनका सबका हेड होता था, वो इसी के अंडर में होते थे सारे। और ये एक तरीके से कह दो, गांव की जितनी जमीन थी वो सब इसी के अंडर में होती थी। तो इसको बोलते थे मिरासदारी। और ये अधिकतर उच्च जो उच्च जाति के लोग होते थे, जैसे ब्राह्मण, वही अधिकतर मिरासदार होते थे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ बी। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, स्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबद्ध थे। एक बार ठीक से पढ़ लीजिए। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांगिक संप्रदाय की एक शाखा थी। महासंगिकों के द्वारा बुद्ध के देवत्रोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। इनमें से कौन सा ठीक है, कौन सा सही है? सही है, ठीक है। अब इसमें देखना है स्थाविरवादी। ये स्थाविरवादी महायान शाखा से नहीं थे,
ये आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जो बौद्ध धर्म था और बौद्ध धर्म की जो फोर्थ हुई थी संगति, और ये किसके समय हुई थी? कनिष्क के समय हुई थी। कनिष्क कनिष्क राजा थे उस समय ये बौद्ध संगति हुई थी। तो इसमें दो हिस्सों में बट गया था। एक तो हो गया था महायान, महायान, और एक हुआ था आपका हीनयान। हीनयान, ये जो हीनयान था, ये स्थिरवादी जो थे वो हीनयान शाखा से ही थे। ये क्या करते थे? ये बुद्ध के पुरानी शिक्षाओं को फॉलो करते थे। जैसे बुद्ध की पुरानी शिक्षाएं जो त्रिपिटक थी, त्रिपिटक, ये उसी को फॉलो करते थे। और बुद्ध को ये भगवान नहीं मानते थे, ठीक, एक बुद्ध को ये मार्गदर्शक ही मानते थे। दूसरा, जो हीनयान, ये प्राकृत भाषा को ही करते थे फॉलो, प्राकृत भाषा को फॉलो करते थे, और ये अष्टांगिक मार्ग ही अपनाते थे। अष्टांगिक मार्ग, ये अष्टांगिक मार्ग को ही अपनाते थे। अब इनमें क्या अंतर था? और ये पाली भाषा का प्रयोग करते थे, पाली, पाली लैंग्वेज सॉरी, ये पाली लैंग्वेज का प्रयोग करते थे। अब यहां आ जाओ महायान में, इन्होंने क्या किया? संस्कृत को अपनाया, इन्होंने संस्कृत को अपनाया। दूसरा, इन्होंने बुद्ध को भगवान के रूप में पूजना शुरू कर दिया। और इन्होंने क्या किया? बुद्ध को भगवान के रूप में पूजना शुरू कर दिया, और बुद्ध की बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई। जो आपको मूर्तियां मिलती हैं बुद्ध की, जैसे आपने बामियान में देखा, वे सब उसी समय की मूर्तियां हैं। कनिष्क उसी समय की, कनिष्क के समय की, यानी कि महायान धर्म से संबंधित है वो। अब ये क्या करते थे? दूसरा, ये अष्ट परमिता, परमिता को अपनाते थे। 10 परमिताएं होती थी, उनको अपनाते थे, ठीक। अब इन्होंने क्या है, तो ये भी बुद्ध को मानते हैं, ये भी बुद्ध को मानते हैं, लेकिन इनका तरीका मानने का अलग अलग हो गया था। तो ये महायान धर्म को, इसमें बोधिसत्व, जो बोधिस्ट थे, उनको देवताओं के रूप में पूजना शुरू कर दिया, बुद्ध के विभिन्न रूपों के रूप में। तो उनकी मूर्ति पूजा होनी शुरू हो गई, और क्या हुआ उसमें? उसको भगवान की तरह लिया। किसको? महायान धर्म में बुद्ध को। अब स्थिरवादी जो थे वो हीनयान धर्म से संबंधित है। तो ये आपका आंसर हो गया गलत, ठीक। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांगिक संप्रदाय की एक शाखा है। बिल्कुल सही कहा। लोकोत्तरवादी जो थे वो इनकी एक शाखा थी, और इसमें आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो लोकोत्तरवादी थे, इन्होंने जो ये थे महासांगिक संप्रदाय, इसमें वास्तव में क्या था? महासांगिक संप्रदाय में 18 रूप थे, 18 थे, और 18 संप्रदाय थे, जिसमें एक था लोकोत्तरवादी भी। तो ये 18 में से एक था। तो एक शाखा थी, कितने में से? 18 में से ये 18 थी। महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वरोपण को ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। बिल्कुल सही। जो देवत्व रूप दिया बुद्ध को, और बुद्ध को बौद्धिस्ट के रूप में पूजना शुरू कर दिया, उसने क्या हुआ? महायान बौद्ध धर्म को बहुत प्रोत्साहित किया। ये आप देख रहे हैं, जो मध्य एशिया है या चाइना है या जितना भी आपका एरिया कनिष्क के अंडर में पड़ता था, सब में महायान धर्म को प्रोत्साहित मिला, सब महायान धर्म की ओर अग्रसर हुए, का प्रसार ज्यादा हुआ। तो इसका ये 2 भी ठीक हो गया और 3 भी ठीक हो गया। तो इसका आंसर हुआ बी। वैसे तो आप अगर 2 जानते थे सही तो वहीं से आंसर आपको मिल जाता, लेकिन हमें एनालिसिस करना है, और आपको अगर समय बचाना था तो अपना यहीं पर कर देते एग्जाम में। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में बहुत अधिक। फैक्चुअल भी आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। आपने जो भी देखे अभी 2-3 क्वेश्चन जो आपने देखे, एक उसमें औरंग वाला फर्स्ट क्वेश्चन तो फैक्चुअल था, लेकिन ये जो आपके 2-3 क्वेश्चन आपने देखे ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे। तो ये तो बहुत ही ज्यादा है। अगर आप देखो कि आप एक टॉपिक पढ़ते हैं भारत का औद्योगिकरण,
ठीक, डिस इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया। तो इसमें आप विऔद्योगिकरण भारत का जब आप देखते हैं तो उसमें आपको ये टॉपिक मिलता है। क्या हुआ कि इसमें एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। पहले मैं आपको समझा दूं कि विऔद्योगिकरण हुआ क्या था भारत का। देखो ये था क्या, ये पहले ऐसे व्यापार होता था, सपोज करो ये ब्रिटेन है, ये आपका ब्रिटेन हुआ और ये आपका भारत हुआ, ये भारत हुआ। तो इनका जो व्यापार चलता था ये यहां से इनको खरीदते थे और बुलियंस में खरीदते थे, ये बुलियंस में, ये यहाँ पर बुलियंस में खरीदते थे और ये खरीद कर कहाँ ले जाते थे, ब्रिटेन में ले जाते थे और यहाँ से बहुत सारा प्रॉफिट कमाते थे और फिर यहाँ पर बुलियंस लेकर आते थे और यहाँ से माल ले जाते थे और फिर प्रॉफिट कमाते थे। ये इनका तरीका था। लेकिन हुआ क्या, जब औद्योगिक क्रांति हो गई तो यहाँ पर कारखाने लगने शुरू हो गए। अब सपोज करो सूती कपड़े के बारे में ही, हम कपड़े के बारे में ही बात करें। अब सूती कपड़े के बारे में बात करें तो इन लोगों ने मशीनों के द्वारा कपड़ा बनाना शुरू कर दिया। अब जब मशीनों के द्वारा उन्होंने कपड़ा बनाना शुरू कर दिया तो कम समय में ज्यादा कपड़ा बना और सस्ता, तो वो सस्ता पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, साम्राज्य में या इनका साम्राज्य भी स्टेब्लिश हो गया था यहाँ पर। जब साम्राज्य स्टेब्लिश हो गया तो इन्होंने सबसे पहले तो क्या किया कि यहाँ पर बुलियंस ही खत्म कर दिए, यानी कि भारतीयों से जबरदस्ती बेगारी कराकर ये लोग बिना कुछ दिए ले जाते थे। तो दस्तकार जो थे उन्होंने अपने काम बहुत लोगों ने छोड़ दिए थे। लेकिन उसके बाद जब औद्योगिक क्रांति आई तो तब तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। ये क्या करने लगे, अब अपना माल लाने लगे। ये पहले बुलियंस ला रहे थे लेकिन अब क्या लाने लगे, ये माल लाने लगे और इन्होंने बना लिया बाजार। पहले इनका बाजार था इंग्लैंड, अब इनका बाजार बन गया भारत। ठीक, तो इन्होंने एकदम से साइकिल बदल गई। तो अब ये क्या करने लगे, यहां पर इन्होंने 1830 तक भारत के बाजार विदेशी ब्रिटेन के माल से भर गए, ब्रिटेन के कपड़ों से भर गए। अब क्यों, क्योंकि ये सस्ते होते थे, ये होते थे सस्ते, बहुत अधिक बना लेते थे और बहुत अधिक बनाने के कारण ये सस्ते होते थे। और भारत के जो दस्तकार थे ये हो गए बेरोजगार। जो भारत के दस्तकार थे, दस्तकार, ये हो गए बेरोजगार। क्यों हो गए, क्योंकि अब इनका तो माल किसके लिए बनाए, माल जब मार्केट ही नहीं रही तो इनका मार्केट भारत की भी खत्म हुई और ब्रिटेन की भी खत्म। ब्रिटेन की तो पहले ही खत्म हो गई, अब भारत की भी खत्म हो गई। तो अब जो मार्केट पहले ब्रिटेन था अब भारत ब्रिटेन बन गया, भारत मार्केट बन गया। तो अब भारत क्या रहा, भारत से तो वो कच्चा माल ले जाने लगे। जैसे अब वो भारत से पहले क्या ले जाते, निर्मित वस्तुएं ले जाते थे, अब ले जाने लगे वे कच्चा माल। अब कच्चा माल ले जाते भारत से, ये तो शोषण होता था भारत का। कच्चा माल ले गए, यहाँ बनाया, फिर इसको लाया और यहाँ पर इन्होंने सस्ते में बेचा और यहाँ हमारे जो दस्तकारों के कपड़े थे वो इस कंपटीशन में बिल्कुल टिक नहीं पाए और वो सारा का सारा जो था बर्बाद हो गया। क्यों, क्योंकि उनका ये मार्केट भी खत्म हुआ और ये मार्केट भी खत्म हुआ। आइए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए, बिल्कुल सही हो गया, ये आंसर सही है। भारत के, अब सही है ये तो आगे पढ़ें, समय खराब करेंगे अगर आपको मिल ही गया है सही। तो दूसरा भी देखें, भारत के बस उद्योग में मशीनों की बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ, गलत, मशीनों का कोई प्रवेश नहीं हुआ। देश के अनेक भागों में रेलवे लाइन बिछाई गई, ये तो बहुत बाद में बिछाई गई और ये भी कच्चे माल को ढोने के पर्पज से ही बिछाई गई थी, इससे औद्योगिक क्रांति से कोई संबंध नहीं है। ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया, ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर नहीं, भारतीय उत्पादों के आयात पर भारी शुल्क लग गया। अब ब्रिटेन वाले भारत के माल को रोकने लगे, क्या करने लगे, भारत के निर्मित माल को रोकने लगे और कच्चे माल का आयात उन्होंने बढ़ा दिया। तो रोकने के लिए उन्होंने उस पर आयात शुल्क बढ़ा दिया। तो इसका जो आंसर है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भारत के इतिहास के में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। राजा भोज के अधीन प्रतिहारों। अब इन घटनाओं को क्रम से लगाना है, प्राचीन से आरंभ की ओर, इन्होंने क्रम से लगाना है इसको। ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। यदि आपको पता है कि कौन से सन में कौन सा राजा आया तो आप बिल्कुल इसको सही करेंगे। जैसे ये है, राजा भोज के अधीन प्रतिहार।
राजा भोज का समय क्या है? राजा भोज का समय है 836 से लेकर और 885 के आसपास लगभग, ये इसका समय है। ये सब एडी है भाई। हाँ, महेंद्र वर्मा प्रथम के समय क्या है? पल्लवों की सत्ता की स्थापना। अब महेंद्र वर्मा का समय क्या है वो आप देख लो, ये लगभग 600 से 636 का समय है, ये टाइम पीरियड है इनका, महेंद्र वर्मा। और महेंद्र वर्मा की एक फैक्ट बहुत याद रखना, इन्होंने किताब लिखी थी। कौन सी किताब लिखी थी? इनकी किताब का नाम था मत विलास प्रहसन। ये इनकी किताब थी, इन्होंने ये किताब लिखी थी और पूछा भी गया है कई बार, इसको याद रखना। परांतक प्रथम चोल, इसका जो टाइम पीरियड था चोलों का, इसमें परांतक का खास तौर से 907 से लेकर और लगभग 950 या 53 के आसपास इसका टाइम पीरियड था। किसका? परांतक फर्स्ट का। और जो फिर क्या है? गोपाल द्वारा पाल वंश राजवंश की स्थापना। अब गोपाल ने जो स्थापना की थी, इसका समय था लगभग 750 के आसपास इसने स्थापना की थी। अब इसकी एक फैक्ट और है इसमें पाल वाले में, कि इसकी राजधानी क्या थी? मुंगेर, जो आज के बिहार में है मुंगेर। पाल वंश के अंतर्गत बिहार का और बंगाल का क्षेत्र पड़ता था और इसकी राजधानी थी मुंगेर। इन्होंने एक यूनिवर्सिटी को भी इस्टेब्लिश कराया था, इस्टेब्लिश का नाम, उसका नाम था ओदंतपुरी। ओदंतपुरी ये विश्वविद्यालय था, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। ये आपको इसके बारे में कुछ फैक्ट मिले तो अब आप देख लीजिए कौन पहले पढ़ता है। पहले पढ़ता है ये, सबसे प्राचीन कौन है? ये है महेंद्र वर्मन फर्स्ट, 2। तो इसका आंसर क्या है? फर्स्ट में 2, तो ये एलिमिनेट हुआ और ये एलिमिनेट हुआ। तो अब पहले में उसमें, उसके बाद कौन है? इसके बाद महेंद्र वर्मन के बाद है आपके पाल, गोपाल, यानी कि 4, 2, 4। तो यहाँ तो 2, 1 है और यहाँ 4 है, तो ये आंसर हुआ ये। लेकिन ये आप आंसर बना गए। तो आगे आप देखें, फिर उसके बाद है 2, फिर आपका आया राजा भोज और फिर आपका आया परांतक फर्स्ट। परांतक फर्स्ट सबसे लास्ट में पड़ा है। तो इसमें आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन हो गया आपका। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्राय उल्लेखित हुंडी, ये एक शब्द है हुंडी, के स्वरूप की परिभाषा बताता है? मैं आपको बताऊं कि पहले क्या होता था, आज तो आपका चेक चलता है या कागज के नोट चलते हैं, हुंडी भी उस टाइप का ही होता था। हुंडी क्या होता था? एक व्यापारी दूसरे क्षेत्र के व्यापारी को, अब इतना सारा पैसा तो ढोकर नहीं ले जाना था, सुरक्षा की दृष्टि से गलत था, तो वो क्या करते थे? हुंडी जारी करते थे और हुंडी में लिखा होता था कि हम आपको इतने जो कीमत है वो अदा करते हैं, ठीक, या अदा की जाए, जो उनके संग होते थे, इसी प्रकार से। तो ये क्या होता था? विनिमय, एक्सचेंज प्रणाली थी ये। तो ये इसका आंसर होता है विनिमय प्रपत्र। ये एक विनिमय पत्र था ना, ये राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया परामर्श बिल्कुल नहीं था। प्रतिदिन का लेखा जोखा अंकित करने वाला बही खाता नहीं था। सामंत द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया आदेश नहीं था। तो ये क्या था? विनिमय पत्र। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन को देखो, रिपीट होते हैं क्वेश्चन, बस भाषा बदलती रहती है, इसीलिए क्वेश्चंस जो है पिछले साल के वो हमें करने चाहिए, खासतौर से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में तो बिल्कुल करने चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देवस्कर की पुस्तक, ये एक जो थे समाज सुधारक थे, सखाराम गणेश देवस्कर, इनकी पुस्तक थी देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। इस पुस्तक में औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में, ये मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में मतलब कि ये खुश रहते थे अपने आप में, ठीक। दूसरा, इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों, लोकगीतों को प्रेरित किया, बिल्कुल ठीक है। देवस्कर द्वारा देव शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र में के लिए पड़ा, ये गलत है इसका। अब देखिए इन्होंने क्या किया कि इस किताब को लिखा
और ये कहते थे कि जो हमारे राष्ट्र आंदोलन चल रहा है, ये हम आवेदन करते हैं उनके सामने, एक भीख सी मांगते हैं, वो हमारा दाता है, वो ऐसे बिहेव करता है जैसे वो हमारा दाता है और हम सब कुछ उसी पर निर्भर है, हमारा सुख दुख सब उसी के अकॉर्डिंग चलेगा, हम उससे कुछ मांग ही सकते हैं, बाकी अपना अधिकार ले नहीं सकते। ये इस चीज का विरोध करते थे, मांगने का, और इन्होंने अपनी पुस्तक देशेर कथा में इस बात को कहा है। तो ये सही हुआ। और इन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए नई विधि अपनाई, जैसे नुक्कड़ नाटक, लोकगीत, तो ये भी सही है। इसी किताब में इन्होंने इसका डिस्कस किया है। तो इसका आंसर हो गया 1, 1 और 2 दोनों, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता, बहुत आता है ये क्वेश्चन। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता हुआ था, और ये जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उसके दौरान हुआ, और दांडी यात्रा के बाद हुआ। तो ये सब आप देखेंगे। क्या है पहला, इसमें समझौते में क्या कहता है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, बिल्कुल ये सही है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कहा था कि आप एक शर्त रखी थी कि आप जो हैं राउंड जो गोलमेज सम्मेलन लंदन में चल रहा है उसमें आप भाग लेंगे। तो दूसरे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था, और उसमें प्रतिनिधित्व भी गांधी जी करने गए थे। असविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेश को वापस लेंगे, ये भी एक शर्त थी। पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने के लिए गांधी जी ने सुझाव की स्वीकृति दी। ये इसमें भी जो पुलिस अत्याचारी था उस पर ये हुआ था। लेकिन इसमें एक चीज याद रखना, आप जैसे ही इस बात को देखेंगे तो इसमें इन्होंने जो भगत सिंह को जो फांसी की बात हुई थी, भगत सिंह को बताते हैं गांधी जी ने फांसी से चाहते तो बचा लेते, ये एक कल्पना चलती है। और उसमें गांधी जी ने इरविन समझौते में, इरविन गांधी और इरविन का जो समझौता हुआ था उसमें बात रख सकते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, देखिए पुलिस को वो प्रोटेक्ट करते थे अब अंग्रेज, तो पुलिस की जातियों वातियों पर तो वो ज्यादा ध्यान नहीं देते थे और ना ही इन बातों को मानते थे, क्योंकि उनका तो जो पुलिस के आधार पर ही उनका शासन टिका हुआ था। लेकिन इन्होंने, गांधी जी ने कहा था कि उन कैदियों की रिहाई करो जो हिंसा में अभियोगित नहीं है। अगर इन्होंने कहा होता कि राजनीतिक कैदियों को छोड़ो तो हो सकता है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को भी फांसी टल जाती। लेकिन इन्होंने एक शब्द जोड़ दिया, हिंसा का अभियोग नहीं है, उन पर हिंसा का अभियोग था, 302 के मुकदमे थे। और इसका आंसर हुआ पहला, दूसरा और चौथा, ये है इसका। ये जाति वास्ती की जांच को वो मानते नहीं थे अंग्रेज कभी भी। अगला क्वेश्चन क्या है, अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विट्टाल विध्वंसक, ये एक पत्रिका थी विट्टाल विध्वंसक, किसके द्वारा प्रकाशित की गई, गोपाल बाबा वलंकर, ज्योतिबा फूले, मोहनदास करमचंद गांधी, भीमराव अंबेडकर जी। इनकी तो एक किताब है अंबेडकर जी की, इनहेलेशन ऑफ कास्ट, इनहेलेशन ऑफ कास्ट। इनके हैं एक हरिजन, इनका जो एक पत्रिका है वो है हरिजन, अखबार निकालते थे। ज्योतिबा फूले ने भी एक किताब निकाली थी, और ज्योतिबा फूले की जो किताब थी उसका नाम था, ज्योतिबा फूले की किताब का नाम था, इसका नाम था गुलामगिरी। ज्योतिबा फूले की किताब का नाम था गुलामगिरी। और जो ये थे आपके गोपाल बाबा वलंगर, इनकी किताब का नाम, इसकी जो पत्रिका थी इसका नाम था विठाल विध्वंसक। और विठाल विध्वंसक था, वैसे जो गोपाल जी थे इनका नाम था गोपाल कृष्ण, लेकिन इनका फिर गोपाल बाबा वलंकर हो गया। और एक मराठी समाज सुधारक थे, ये एक मराठी समाज सुधारक थे, और इन्होंने ही इस पत्रिका को जो है जारी किया। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुलियावाप तथा द्रोणावाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं, कुलियावाप, द्रोणावाप। देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीट है, ये क्वेश्चन भी रिपीट है। और ये भूमाप, विभिन्न मौद्रिक मूल्य के सिक्के, नगर की भूमि का वर्गीकरण और धार्मिक अनुष्ठान। देखो ये जो कुलियावाप है, द्रोणावाप है, एक है आठवाप है ना, एक है निवर्तन, ठीक, निवर्तन है। ये क्या है, ये क्या है, ये है भूमि माप के तरीके। तो इसका आंसर हो गया भूमि माप।
ये भूमि माप के तरीके हैं। और एक है पताका, पताका भी है, पताका, ये सबसे बड़ा भूमि क्षेत्र होता था। ये जो भूमि माप है उनके पैमाने हैं, ये द्रोण माप, गुलवा माप, है ना, आठ माप, निर्वर्तन और पताका, ये है। ठीक, नेक्स्ट बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? वो भी व्यक्ति जो अपने समुदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। अशोक, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, कृष्णदेव राय। देखिए, जो धार्मिक सहिष्णुता इसमें दिखाई गई है वो धार्मिक सहिष्णुता किसके पास थी? अशोक के पास थी। और अशोक का जो 12वां अभिलेख है, जो 12वां अभिलेख है उसके अंदर ये बात कही गई है और ये धार्मिक सहिष्णुता को इंगित करती है। जो अशोक के अभिलेख हैं ये आपको जो भाषा है इनकी खरोष्ठी है, जो इनकी भाषा है ब्राह्मी भाषा, खरोष्ठी, खरोष्ठी, अरमाइक, खरोष्ठी, अरमाइक, ग्रीक, ग्रीक, ब्राह्मी, ब्राह्मी, ये इनकी, इन्होंने इस अभिलेखों में भाषा जो है इसके अभिलेखों में ये है। अब जो से 13वां अभिलेख है, 13वां अभिलेख भी बहुत पूछा जाता है, क्या है उसमें? उसमें है जो कलिंग में उसका हृदय परिवर्तन हुआ था युद्ध के बाद, उसको उसमें दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से अशोक का अभिलेख से एक क्वेश्चन हमेशा आता है और ये जैसे कि आया हुआ है। दूसरा है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में परामिता शब्द का सही विवरण बताइए। ये मैं आपको बता चुका हूं। परामिता, परामिता क्या था? ये मैंने आपको बताया था कि हीनयान जो लोग थे वो अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करते थे और जो महायान थे वो परामिता को फॉलो करते थे और ये 10 परामिताएं ये फॉलो करते थे। उनका नाम अभी इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर परामिता ये 10 थे। तो इन्होंने क्या कहा कि सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्म शास्त्र पाठ, वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय परिपूर्ण बताए जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व प्राप्त हो। और परामिता मतलब परिपूर्ण, सबसे ऊंचा स्थान, परामिता सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त करना यानी कि बोधिसत्व को प्राप्त करना, ये कहा था परामिता। और ये 10 परामिताएं होते थे। तो इसका आंसर हो गया सी। भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा, रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? जैसे आप एक इतिहास में अभी जब ये 3 तलाक का मुद्दा चल रहा था तो एक मुकदमे का शाहबानो मुकदमा, शाहबानो मुकदमा के बारे में बड़ी चर्चा चल रही थी कि शाहबानो मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कुछ और आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने का फैसला दिया। तो शाहबानो मुकदमा जैसे एक मुस्लिम धर्म के सुधार में कानूनी जो रूप दिया गया था उसको, वो एक टर्निंग पॉइंट था। और जैसे ये ट्रिपल कानून वाला एक टर्निंग पॉइंट हुआ मुस्लिम धर्म के सुधार में, उनके समाज के सुधार में, इसी प्रकार जो उस समय था ये रखमाबाई मुकदमा, ये भी बड़ा हाईलाइटेड था। इसमें किस्सा ये था कि जो इनके पति थे, इनके पति ने इनकी बहुत ही कम एज में शादी हो गई थी और ये जो थे बहुत कम एज में बच्चा पैदा नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने एक परिवार का जो परिवार का एक मुकदमा डाल दिया इनके पति ने। और उस मुकदमे में जो बात हुई, एक तो हुई थी सहमति की आयु पर और एक हुई थी दाम्पत्य अधिकारों पर। महिला की शिक्षा से इसका कोई मतलब नहीं था, महिला की शिक्षा, बल्कि इनका जो लेख आते थे टाइम्स ऑफ इंडिया में आते थे इनके लेख। और टाइम्स ऑफ इंडिया में इनके जो लेख आते थे उसका टाइम्स ऑफ इंडिया में इनका नाम था इसका जो किस टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, और इसमें आता था इनका द हिंदू लेडी के नाम से, द हिंदू लेडी। इस नाम से ये अपने आलेख भी जो थी वो
लिखती थी, और इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत काम किया। आगे अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती, अब देखिए नील की खेती का ह्रास हुआ। ये नील की खेती वाला क्वेश्चन भी रिपीट है। अब इसमें नील की खेती उस समय क्या होता था, प्राकृतिक नील पैदा होता था, और अधिकतर ये बिहार में अधिकतर पैदा होता था, चंपारण में, जहां पर आपने देखा कि 1917 में नील विद्रोह जो हुआ था, ये गांधी जी भी गए थे नील किसानों के बात रखने के लिए। अब वास्तव में क्या था कि ये नील का जो कारोबार था ये 19वीं शताब्दी के पहले और 18वीं शताब्दी के बाद में बहुत फल फूल रहा था, और प्राकृतिक नील का हुआ था। लेकिन जर्मनी की कंपनियों ने आर्टिफिशियल नील बनाना शुरू कर दिया। उससे क्या हुआ कि वो सस्ता था और उसकी मांग बहुत ज्यादा रही, तो इस वजह से जो प्राकृतिक नील था ये अब अलाभकारी हो गया, और इसका जो कारण था नील की खेती का ह्रास होना शुरू हो गया। तो अब ऑप्शन देखते हैं, नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकार होना, ये सही है इसका, ठीक है, ये इसका सही था। ये भी गलत है और ये भी गलत है। नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया जाना और उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण, ये इसका ये था कि विश्व व्यापार में जैसे जर्मन कंपनियों ने आर्टिफिशियल नील बना लिया था तो इसकी मांग कम हो गई थी, और ये इसलिए अलाभकारी हो गया विश्व व्यापार में, और इसका ह्रास होना शुरू हो गया। फिर उसके बाद आए वेलेजली ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी। अब इन्होंने 1802 में वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। कब की थी इन्होंने, 1802 में, ठीक। और इसको इसको जो था बंद भी कर दिया गया, डायरेक्टर्स द्वारा इसको बंद भी कर दिया गया। लेकिन इसका उद्देश्य था कि भारत में जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनको उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो भारत के कल्चर को जाने, उनकी भाषाओं को जाने, हिंदुस्तानी भाषा पर रिसर्च करें, उसे पढ़ें। तो जब वो भारत की चीज़ों को जानेंगे तभी भारत में वो एक अच्छे सिविल सेवक बन सकते हैं। तो इन्होंने ट्रेनिंग के लिए इसकी स्थापना की थी। उसे लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऐसा करने के लिए कहा था, नहीं, ये इन्होंने खुद किया था। वह भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुनः जागृत करना है, ऐसा भी कोई उद्देश्य नहीं था। वह विलियम कैरी था, उसके सहयोगों को रोजगार प्रदान करना चाहता है, ये भी नहीं। वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था, यह बिल्कुल ठीक है। वो सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग देना चाहता था जो इंडिया में सिविल सर्वेंट आएगा। फिर है भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान, ये शब्द याद रखना, उलगुलान महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण है। ये तो 1857 का विद्रोह तो है, ये तो महासंग्राम था ही, लेकिन उलगुलान नहीं इसको कहते थे। 1921 का मोपला विद्रोह नहीं, नील विद्रोह नहीं, ये था बिरसा मुंडा। ये छोटा नागपुर का जो पठार है, जो आज झारखंड का एरिया है, उस समय बिरसा मुंडा ने उस समय क्या होता था कि आदिवासियों का शोषण शुरू कर दिया था। जो बाहर के लोग आ गए थे, महाजन थे, वो बड़े बड़े ब्याज पर उन्हें पैसा देते थे, उनका शोषण करते थे, और अंग्रेज लोग तो करते ही थे। तो इनको जैसे ये क्या कहते थे, उनको जो बाहर से आए हुए होते थे इनका शोषण करते थे, बड़े किसान होते थे चाहे वो महाजन होते थे, दिक्कू इसको बोलते थे, दिक्कू। तो ये इनका बड़ा विरोध करते थे बाहरी लोगों का। और साथ में क्या होता, ये अपने जंगलों का प्रयोग नहीं कर सकते थे, कानून ऐसा बना दिया था अंग्रेजों ने। तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ये आंदोलन चला और इसका नाम था उलगुलान, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाँ जी, विचार करें। पर्णी पुष्यमित्र शुंग से संबंधित थे। पर्णी ने अष्टाध्यायी लिखी थी, पढ़ने की अष्टाध्यायी है, और पढ़ने जो है संस्कृत के प्रखंड विद्वान थे, संस्कृत व्याकरण से संबंधित थे। लेकिन ये पुष्यमित्र शुंग से बहुत पहले थे, पुष्यमित्र शुंग से इनका कोई संबंध नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित नहीं, अमर सिंह तो अमर कोश लिखी थी और ये कनिष्क के समय थे, तो ये तो हर्षवर्धन भी गलत हो गया। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में थे, हाँ, कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक थे। इन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी किताब लिखी थी, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम लिखा है ना,
इस टाइप से इनकी जो किताबें थी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। तो इसका आंसर हुआ केवल 3। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर घटाशाला, एक है नगर घटाशाला, करोदा तथा चोल किस लिए विख्यात थे? विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह, शक्तिशाली राज्यों की राजधानियां, उत्कृष्ट प्रस्तर कला तथा स्थापत्य से संबंधित स्थान, बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थस्थल। देखो, जैसे ही भारत था तो भारत का जो पूर्वी घाट था, जो पूर्वी तट था, सॉरी पश्चिमी तट, तो जो पूर्वी तट था, पूर्वी तट पर ये बंदरगाह थे, नगर घाटशाला और करोदा और चोल। ये क्या होते थे? ये दक्षिण पूर्व एशिया में बहुत ज्यादा व्यापार करते थे। भारत का जो व्यापार होता था दक्षिण पूर्व एशिया के साथ, वो इन्हीं बंदरगाहों के द्वारा होता था। और जो पश्चिम में थे, जैसे काम्बे, खंबात, काम्बे, ये अरब सागर और पश्चिम एशिया के साथ व्यापार करते थे, या फिर अरब कंट्रीज के साथ, या फिर यूरोपियन कंट्री के साथ। तो पश्चिम व्यापार के लिए ये पश्चिम के बंदरगाह थे, जैसे खंबात हुआ, है ना। तो ये थे पूर्व के, जो दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार करते थे। अब तो इसका आंसर हुआ, इसका आंसर है ए, विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह। नेक्स्ट है